हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। कैसे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आयो आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही मस्त चल रही होगी। ऐसे ठंड में आप रजाई और गद्दे में बैठकर बहुत आसानी से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको ना तो गर्मी और ना ही मच्छर का प्रकोप सता रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में आज हम वो टॉपिक को निपटारा करने वाले हैं जो किसी न किसी पेपर में कहीं ना कहीं आपको बूझे ही गए हैं। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री जो 12th की है उसकी उसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निपटारा करने वाले हैं। जी हाँ, 15 वो क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक एग्जाम में यानी कि किसी भी सेट में आपसे पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम निपटारा करेंगे। देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप जब मॉडल उठाएंगे या किसी भी प्रीवियस ईयर या कोई आपका मॉडल पेपर में जब आप उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। यदि नहीं मिले तो प्लीज़ कमेंट्स में आके सब कुछ लिख सकते हैं। ये आपका वादा है और मेरा इरादा है कि आपको मैं बेहतरीन करके आज करके दिखाऊंगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से समझाता जाऊंगा। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे कि वीडियो कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं हर सेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो का पहला सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा संघनन क्या है, अर्थात संघनन क्या है, इसका मतलब एग्जाम्पल दें या फिर आपको इसकी परिभाषा देनी होगी। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये बोला है जब किसी कार्बन यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं, यानी कि ये कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी जो कार्बन यौगिक होते हैं उनके जो समान अणु होंगे आपस में क्या होंगे, संयुक्त। संयुक्त मतलब जुड़ जाएंगे, संयुक्त होते हैं, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो आई होप इतनी सी डेफिनेशन है बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा लिपिड क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, यानी कि लिपिड की आपको परिभाषा देनी है तथा इसका कार्य क्या है ये भी आपको बताना है। समझ में आ गया? अब तो चलिए पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं तो फिर इसके कार्य पढ़ेंगे। तो यह वे तेल तथा वसा जो तंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो वे तेल तथा वसा, जो तेल और वसा जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। समझ में आ गया? यानी कि तेल और वसा जो जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त होंगे उन्हीं को ही हम लिपिड कहेंगे। अब इसके कार्य पढ़ लेते हैं। कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्य को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि ये जो है ना लिपिड शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, यानी कि एनर्जी प्रदान करता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है। इसका मतलब है जो शरीर में हमारा टेम्परेचर होता है उसको बिल्कुल नियंत्रण रखता है, ना उसको घटने देता ना ही बढ़ने देता है। क्योंकि आपको पता है जब बढ़ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, बुखार होना शुरू हो जाता है। जब आप डॉक्टर के जाते हैं तो वहाँ देखते हैं टेम्परेचर बहुत हाई मिलता है। तो वही बात है कि शरीर को ताप को ये नियंत्रण रखता है, क्या, लिपिड। अगला है जनन क्षमता को नियंत्रित करता है। जनन क्षमता यानी कि हमारी जो जनन क्षमता होती है उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखता है, उसको ना तो ये घटने देता ना ही बढ़ने देता। आई होप क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संक्रमण धातुओं की कण स्थैलेपी के मान उच्च होते हैं क्यों? यानी कि संक्रमण धातु के जो कण होते हैं ना, कण स्थैलेपी के मान उच्च होते हैं, उसका कारण क्या है ये आपको कारण बताना है। सही है? अब मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। संक्रमण धातु की कण स्थैलेपी का मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। समझ में आ गया? यानी कि संगम धातु की जो कण स्थिति का मान उच्च होता है क्यों? क्योंकि इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बस इतना सा इसका काम है ये वाला, यानी कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसलिए संगम स्थिति का मान उच्च होता है। बस इतनी सी डेफिनेशन ज़रा पेपर में लिख देंगे, आपको नंबर भरमार मिलेंगे। जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको पूरा पूरा मिल जाएगा बस। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, ये रहा क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा जब CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रख दिया जाए।
यानी कि सूर्य के प्रकाश में और वायु में से खुला रख देंगे तो CHCl का क्या क्लोरोफॉर्म क्या करेगी, कुछ खतरनाक विषैला गैस बनाएगी या कुछ और करेगी या क्या रिएक्शन करेगी, ये हमको इसमें बताना है, यानी कि इसका कारण बताना है कि CHCl क्लोरोफॉर्म को वायु के प्रकाश में क्यों रखते हैं या क्यों नहीं रखते, इसका रीजन क्या है, सब कुछ आपको डिटेल बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ पर, में वायु से क्रिया करके विषैली फास्फीन, यानी कि एक विषैली क्या है, विषैली फास्फीन गैस बनाती है। और फास्फीन का फॉर्मूला रासायनिक सूत्र होता है COCl2। इसका मतलब अगर हम क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में यानी कि खुले में रख दें तो वायु से वह क्रिया कर लेगी, जिसके कारण विषैली फास्फीन गैस वो बना लेगी। इसीलिए यही कारण है कि जो क्लोरोफॉर्म होते हैं सूर्य के प्रकाश में वायु में खुली नहीं रखते, क्योंकि वो विषैली गैस बना लेगी जो हमारे लिए हानिकारक होगी। तो ये हमारी क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन यानी कि वायु के साथ क्रिया करने पर क्या बना रहे, COCl2 प्लस HCl। और COCl2 क्या विषैली फास्फीन गैस है, तो इसलिए हम इसे वायु में खुला नहीं रखते, क्योंकि ये विषैली गैस उपस्थित कर देती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा आयरन का महत्व लिखिए, यानी कि जो मानव शरीर के लिए है वो कैल्शियम और आयरन क्यों महत्व है, इसका कारण क्या है, ये आपको समझाना है। ये अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये लोग जनरल नॉलेज का सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है कैल्शियम युक्त लवण मानव शरीर में हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में सहायता करता है। यानी कि जो कैल्शियम युक्त लवण होता है उसमें मानव शरीर की जो हड्डियां होंगी तथा दांत, उन दोनों को क्या करेगा, निर्माण में सहायता करता है तथा इन्हें क्या पेड़ बच्चों मजबूत भी करता है। निर्माण के साथ साथ क्या करता है, मजबूत भी करता है। आई होप इतनी बात पहला टॉपिक समझ में आ गया। अब सेकेंड, ये कह रहा आयरन युक्त लवण हीमोग्लोबिन की रचना में सहायता करते हैं, यानी कि जो आयरन युक्त लवण होते हैं वो हीमोग्लोबिन की रचना में सहायता करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारा ब्लड में पाया जाता है, तो उसकी ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि मानव शरीर के कैल्शियम और आयरन क्यों महत्व है। ये दोनों कारण लिख देना और अपनी तरफ से एक दो लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आता हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएगा। आप पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है नर-स्टार्ट समीकरण के इलेक्ट्रॉन विभव का समीकरण लिखिए। क्या, नर-स्टार्ट समीकरण के इलेक्ट्रॉन का समीकरण हमको लिखना है। देखिए समीकरण के साथ साथ कभी कभी ये कह देता है कि इलेक्ट्रॉन विभव का समीकरण लिखिए तथा इनके जो इसमें प्रयुक्त हुए ना शब्द, उनका अर्थ भी समझाइए या इनका संकेत भी लिखिए। तो इसीलिए मैंने इसको समीकरण लिखी है। समीकरण को लिखने के साथ साथ इसके सारे संकेत भी मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो यह ई या E0, तो ई या E0 से दिखाते हैं -2.303 RT/NF और log 1 + Mn+। अब इनका सबका क्या अर्थ है A to Z मैंने यहाँ लिखा है। देखिए ई क्या है, इलेक्ट्रॉन विभव। अगर E0 की बात करेंगे तो मानव इलेक्ट्रॉन विभव हो जाएगा। दोनों बात समझ में आ गई। अब यहाँ आ रहा है आर के क्या माता है, गैस नेतांक। और ध्यान रखना गैस नेतांक का जो मान होता है ये नेतांक होता है, यानी कि निश्चित होता है 0.821। तो ये कभी कभी पेपर में एक नंबर का पूछ लिया जाता है कि गैस नेतांक का मान क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बचा टी होता है मेरे प्यारे बच्चों परम ताप। अब बचा क्या, एफ बचा फैराडे नियतांक। और एम एन होता है धातु आयनों की संख्या। तो आई होप क्वेश्चन नंबर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों, यानी कि जो संक्रमण धातु होंगी नॉर्मलते ही रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं, इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसानी से लिख देंगे, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बस आप अगर सारा याद ना रख सको तो बस इतना रख रहे हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इतनी सी बात है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है मोलर चालकता क्या है। भी मोलर चालकता क्या होती है ये आपको बताना है, यानी कि क्या होगा मोलर चालकता। तो बतानी है किसी विद्युत अपघटन पदार्थ के एक मोल द्वारा उपस्थित कराए गए आयनों की चालकता को मोल चालकता कहते हैं। कहने का मतलब है किसी विद्युत अपघटन पदार्थ के, यानी कि जो विद्युत अपघटन पदार्थ के एक मोल
द्वारा उपस्थित कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम बराबर होता है एक्स गुणा 100/c। अब नेक्स्ट ये देखिए, इसका नोट्स जरूर याद रखें। इस नोट्स का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है, आप समझेंगे कि विद्युत अपघटक पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता का मान बढ़ता है। कहने का मतलब है विद्युत अपघटक के जो पदार्थ है के विलयन की सांद्रता अगर घटती है तो उसके विलयन की जो चालकता होगी और मोलर चालकता का मान दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। समझ में आ गया? ये नोट्स आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉन विभव पर संचित टिप्पणी लिखे। तो इलेक्ट्रॉन विभव पर हमें छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, छोटी सी आपको अपनी बात रखनी है, यानी कि 3-4 लाइन में ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, यानी कि किसी धातु की जो छड़ होगी और उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ईजी है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में उसे डुबो दो, तो धातु की जो छड़ होगी और विलयन के मध्य में क्या उत्पन्न होगा, विभव को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विभव को इस कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर ई जीरो होता तो मानव इलेक्ट्रॉन विभव हो जाता। क्वेश्चन समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एल्कोहल के क्वेथनांक समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? कहने का मतलब है एल्कोहल के जो क्वेथनांक है समान अणुभार वाले ईथरों से बड़े होते हैं, क्यों? यानी कि इसका पक्षपात क्यों होता है, क्यों इसमें भेदभाव रखा जाता है, क्यों इसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। चलिए नाइंसाफ़ी को इंसाफ दिलाते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये बोल रहा है एल्कोहल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, यानी कि अल्कोहल के जो अणु होंगे उनके मध्य में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जिसके कारण इसके अणु मजबूती से एक जालक के रूप में बंधे रहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? जिसे तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। इसलिए अल्कोहल के क्वेथनांक समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं। देखिए, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं आपको यहीं दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैंने लिख लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है आपका ईथर CH5OCH3। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसमें कम ताप की आवश्यकता होगी इसे तोड़ने के लिए। परंतु जैसे ही अल्कोहल को देखोगे CH5O और OH, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ, इसमें क्या हाइड्रोजन बंध जुड़ा हुआ, तो इसको अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं। तो आई होप इतनी बात समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए, विद्युत तो आप जानते ही हैं, लेपन होते हैं उस पर चढ़ाए जाने वाला। तो इसमें पढ़ेंगे विद्युत अपघटक द्वारा एक धातु पर इसकी यानी कि दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि विद्युत अपघटक द्वारा एक परत पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण, कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना। यानी कि कॉपर जो धातु होता है उस पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा है अगला क्वेश्चन, परासरण क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, समझाइए। तो चलिए इसको समझते हैं। ये करा समझाओ, तो अभी इसको समझाएंगे, इसकी उतारेंगे झिट्टी पिट्टी घूम। अर्ध पारगम्य झिल्ली शुद्ध विलाय के छोटे आकार के कणों को बाहर निकाल देती है, जबकि विलय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकालने नहीं देती। समझ में आया? यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली जो शुद्ध विलायक के छोटे छोटे आकार के कण होंगे उनको बाहर निकाल देते, जबकि अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर नहीं निकाल पाती। बात समझ में आ गई? तो चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं, और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।